गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 12। जैसा कि हम आपको पढ़ा रहे थे जीन अभिव्यक्ति एवं नियमन। तो जीन अभिव्यक्ति एवं नियमन क्या है, यानी कि जीन एक्सप्रेशन एंड रेगुलेशन हमने आपको पढ़ाया था जीन और जीन के विशिष्ट प्रकार। उसी के आगे आज है जीन के कार्य, फंक्शन ऑफ जीन। जीन के कार्य functions of gene। function of gene तो लिखेंगे functions of gene में नंबर 1, यानी कि आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि जीन क्या है। संरचनात्मक जीन होती है, नियामक जीन होती है, प्रेरण योग जीन होती है, विकृत जीन होती है, संगठक या ग्रह व्यवस्थापक जीन होती है, राजसी जीन होती है, आवासीय जीन और जंपिंग जीन। तो आज उसी के आगे जो है वो है जीन के कार्य यानी फंक्शन ऑफ जीन। तो नंबर 1, जननिक पदार्थ के होने के कारण, जननिक पदार्थ के होने के कारण, जननिक पदार्थ के होने के कारण जीन आनुवंशिकता की इकाई है। जीन आनुवंशिकता की इकाई है। जननिक पदार्थ होने के कारण जीन आनुवंशिकता की इकाई है। नंबर 2 लिखेंगे जीन्स द्वारा जीवों की आकारिकी, जीन्स द्वारा जीवों की आकारिकी एवं शारीरिकी नियंत्रित होती है, एवं शारीरिकी नियंत्रित होती है। नंबर 3 पॉइंट, कोशिका विभाजन के लिए जीन, कोशिका विभाजन के लिए जीन्स का द्विगुणन आवश्यक है। कोशिका विभाजन के लिए जीन्स का द्विगुणन आवश्यक है। कोशिका विभाजन के लिए जीन्स का द्विगुणन आवश्यक है। नंबर 4 लिखेंगे जीन्स द्वारा ही आनुवांशिक सूचनाओं का, जीन्स द्वारा ही आनुवांशिक सूचनाओं का स्थानांतरण, सूचनाओं का स्थानांतरण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होता है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होता है। नंबर 5, जीन्स के द्वारा ही कोशिका में, जीन्स के द्वारा ही कोशिका में उपापचय क्रियाओं का, कोशिका में उपापचय क्रियाओं का नियंत्रण, उपापचय क्रियाओं का नियंत्रण होता है। उपापचय क्रियाओं का नियंत्रण होता है। अगला नंबर लिखेंगे जीवन के विभिन्न चरणों में, जीवन के विभिन्न चरणों में विकास की क्रिया, चरणों में विकास की क्रिया जीन्स द्वारा, विकास की क्रिया जीन्स द्वारा ही नियंत्रित होती है, जीन्स द्वारा ही नियंत्रित होती है। तो ये थे आपके जीन्स के कार्य। हेडिंग डालेंगे जीन एवं प्रोटीन में संबंध। अगली हेडिंग है न्यू है जीन एवं प्रोटीन में संबंध। ठीक है, जीन एवं प्रोटीन में संबंध यानी कि रिलेशनशिप बिटवीन जीन एंड प्रोटीन, रिलेशनशिप बिटवीन जीन एंड प्रोटीन। तो लिखेंगे समझेंगे पहले कि
1866 में ग्रेगर मेंडल ने आनुवांशिक नियमों का प्रतिपादन किया था तथा स्वयं के प्रयोग द्वारा भी उन्होंने यह सिद्ध किया था कि प्रत्येक आनुवांशिक लक्षण का प्रदर्शन एक जोड़ी कारकों द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में किया जाता है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में किया जाता है। इसी प्रकार टी.एच. मॉर्गन ने 1910 में फल मक्खी पर प्रयोग किया था, ड्रोसेला पर, और वंशागति का जीनमत दिया था। इसी प्रकार 1902 में आर्कीबोल्ड गैरोड ने एल्केप्टोन्यूरिया नामक एक अनुवांशिक रोग था जो उन्होंने लोगों में देखा, जो केवल एक ही उपापचयी क्रिया की गड़बड़ी के कारण हो रहा था। तो ये वंशागति मेंडल के नियमों के अनुसार ही हो रही थी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षण पहुंच जाते हैं। तो इसके लिखेंगे जीन में संबंध में पॉइंट में लिखेंगे। नंबर 1, जीन गुणसूत्रों पर रेखीय क्रम में व्यवस्थित रहते हैं। जीन गुणसूत्रों पर रेखीय क्रम में व्यवस्थित रहते हैं। नंबर 2, जीन एक भौतिक इकाई है। जीन एक भौतिक इकाई है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरण करती है। तो आपने लिखा कि पहला था आपका जो पॉइंट कि जीन गुणसूत्रों पर रेखीय क्रम में व्यवस्थित होते हैं, और दूसरा पॉइंट था आपका जीन एक भौतिक इकाई है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरण करती है। यानी कि जीन एक भौतिक इकाई है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरण करती है। नंबर 3, जीव के भौतिक व शरीर क्रियात्मक लक्षणों का निर्धारण क्रियात्मक लक्षणों का निर्धारण जीन के द्वारा किया जाता है। अगला नंबर, जीवों में जीन एक से अधिक रूपों में मिल सकते हैं। अगला पॉइंट, जीन में प्रतिकृतिकरण की क्षमता होती है। जीन में प्रतिकृतिकरण की क्षमता होती है। अगला नंबर, जीन में प्रोटीन निर्माण की सूचना निहित होती है। जो निम्न प्रकार है, यानी कि 2 प्रकार से इसकी सूचना दी गई है। सबसे पहले लिखेंगे एक जीन एक एंजाइम परिकल्पना।
एक जीन एक एंजाइम परिकल्पना, और दूसरी है जिसका नाम है एक जीन एक पॉलीपेप्टाइड परिकल्पना। एक जीन एक पॉलीपेप्टाइड परिकल्पना। एक जीन एक पॉलीपेप्टाइड परिकल्पना। ठीक है, तो ये थे आपके इसके परिकल्पना। अब हेडिंग डालेंगे अणु जैविकी का केंद्रीय सिद्धांत। हेडिंग है, जो हेडिंग है अणु जैविकी का केंद्रीय सिद्धांत। अणु जैविकी का केंद्रीय सिद्धांत। देखिए बच्चों, इसमें क्या है कि डीएनए से संग्रहित सूचनाओं का डीएनए से कोशिका द्रव्य तक पहुंचने के संबंध में निम्नलिखित परिकल्पनाएं दी गई हैं। तो डीएनए में संग्रहित सूचनाओं का डीएनए से कोशिका द्रव्य तक पहुंचने के डीएनए से कोशिका द्रव्य तक पहुंचने के संबंध में निम्नलिखित परिकल्पनाएं दी गई हैं। निम्नलिखित परिकल्पनाएं दी गई हैं। नंबर 1, सूचनाओं का एक दैशिक प्रवाह। नंबर 1, सूचनाओं का एक दैशिक प्रवाह। नंबर 2, सूचनाओं का वृत्तीय प्रवाह। सूचनाओं का वृत्तीय प्रवाह। सूचनाओं का वृत्तीय प्रवाह। नंबर 3, सूचनाओं का विपरीत प्रवाह। सूचनाओं का विपरीत प्रवाह। तो देखिए, सबसे पहले जो आपका लिखा हुआ है सूचनाओं का एक दैशिक प्रवाह, हम सिर्फ इसमें समझा रहे हैं, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। तो एक दैशिक प्रवाह क्या है कि अणु जैविकी का केंद्रीय सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? फ्रांसिस क्रिक ने प्रस्तुत किया। इन्होंने बताया कि डीएनए से आनुवांशिक सूचनाओं का प्रवाह एमआरएनए यानी कि मैसेंजर के द्वारा होता है, जो केंद्रक से बाहर कोशिका द्रव्य की तरफ होता है। इसे सूचनाओं को केंद्रीय सिद्धांत या सेंट्रल डोग्मा भी कहते हैं। सेंट्रल डोग्मा भी कहते हैं। और जो दूसरे सेकंड देखेंगे आपका जो सूचनाओं का वृत्तीय प्रवाह है, वृत्तीय का मतलब होता है गोल गोल जो घूमे उसे। तो इसमें इन्होंने बताया बैरी कोमोनर ने, यानी कि वैज्ञानिक जो थे बैरी कोमोनर ने 1968 में सूचना स्थानांतरण का वृत्तीय प्रतिरूप प्रस्तुत किया। इस कल्पना के अनुसार इन्होंने बताया कि डीएनए में विभिन्न प्रकार के, इस कल्पना के अनुसार बताया कि डीएनए से विभिन्न प्रकार के आरएनए, एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए का अनुलेखन होता है। इन सूचनाओं को आरएनए
अनुवाद करके प्रोटीन बनाता है। आरएनए अनुवाद करके प्रोटीन बनाता है। यह प्रोटीन आरएनए का संश्लेषण, यह प्रोटीन आरएनए का संश्लेषण एवं आरएनए डीएनए संश्लेषण का, आरएनए डीएनए संश्लेषण का निर्देशन करता है, अब देखिए कि तीसरा, ये तो था दूसरा, तीसरा है सूचनाओं का विपरीत प्रभाव, यानी कि जो सूचनाएं आ रही हैं उसका कैसा प्रभाव पड़ रहा है, उल्टा यानी कि विपरीत। तो ये मत किसने दिया, टेनिन एवं बाल्टीमोर ने बताया कि यह एंजाइम आरएनए द्वारा डीएनए के संश्लेषण को उत्प्रेरित करता है, जो सूचनाओं के एक दैशिक प्रभाव द्वारा, प्रोटीन का निर्माण करता है, तो ये थे आपके अणुजैविक का केंद्रीय सिद्धांत, जो 3 प्रकार से आपको बताया गया है। इसके आगे अगली हेडिंग जो कि आपकी है अनुवांशिक कूट। अनुवांशिक कूट हेडिंग डाल लीजिए, जेनेटिक कोड। अनुवांशिक कूट, अनुवांशिक कूट, जेनेटिक कोड, अनुवंशिक कूट यानी कि जेनेटिक कोड। अब देखेंगे, इसमें समझेंगे कि डीएनए तथा आरएनए के अणुओं की संरचना एवं कार्य की जानकारी के बाद इसमें यह पता लगाना आवश्यक हो गया कि डीएनए, आरएनए तथा प्रोटीन्स के मध्य क्या संबंध है। तो इसमें वैज्ञानिक थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जिनका नाम था मैथाइयस ओकामा, खाली, खुराना एवं नीमेनबर्ग। तो इन्होंने प्रयोगशाला में आरएनए के छोटे छोटे अणु संश्लेषित किए तथा श्रृंखला नियंत्रण में इसे बनाया। तो इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, अनुवांशिक कोड नाइट्रोजन का वह अनुक्रम है, लिखें, अनुवांशिक कोड नाइट्रोजन का वह अनुक्रम है जिसमें प्रोटीन अणु के संश्लेषण की, सूचना उपस्थित होती है। इसी प्रकार तीन न्यूक्लियोटाइड का वह अनुक्रम है, जो किसी विशिष्ट अमीनो अम्ल का निर्माण करता है, यह प्रकूट कहलाता है। तो ये आपने देखा कि ये जो अनुवांशिक कूट थी, यही आपका ये इसकी डेफिनेशन है, ठीक है। तो इसके आगे इसी अनुवांशिक कूट की विशेषताएं हैं कि क्या होती है और इसमें क्या जानकारी मिलती है। जैसे क्षार होता है, प्रोटीन के निर्माण में ये सहायक होते हैं, अमीनो अम्ल के निर्माण में भी सहायक होते हैं, और ये निम्न प्रकार से अपनी प्रदर्शा को प्रदर्शित भी करते हैं। तो ये आज के लिए सिर्फ इतना ही, इसके बाद कल हम आपको इसके आगे का भाग पढ़ाएंगे।